नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं दिसंबर महीने का, जो कि 15 दिन बीत चुके हैं। यहां पर हम पूरे 15 दिन के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। नेशनल करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स संबंधित हो गया, रैंक या फिर रिपोर्ट्स से रिलेटेड है, या फिर कोई भी बुक ऑथर से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है लास्ट 15 दिन का, उसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब रिवीजन भी करेंगे, प्लस जो नई नई न्यूज़ बनी है उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम नेशनल करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया 18 साल से 21 साल बढ़ाकर करने वाला है लड़कियों की एज शादी के लिए। अभी तक महिलाओं की एज थी 18 साल और पुरुषों की एज थी 21 साल। मतलब सरकारी मान्यता अगर आपको प्राप्त करनी है, वैसे कर तो आप कभी भी सकते हैं, कि भारत में आपको मालूम होगा कि अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ी मात्रा में होती है। चाइल्ड मैरिज का मतलब कि महिलाओं की एज 18 से कम हो और पुरुषों की एज 21 से कम हो, तो उसमें हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज है। ये चाइल्ड मैरिज हो रही है। तो अभी भी आप देख सकते हैं 2020 का डेटा है ये, 27% अभी भी 27% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अब सोचिए, भारत सरकार ने अभी कहा है कि हम अमेंड करने वाले हैं 18 से 21 साल, मतलब महिलाओं की एज 18 से 21 साल की जाएगी। इसमें दो पहलू आते हैं। सरकार का पहलू ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है, मतलब महिलाएं जब बेबी प्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, उस समय पर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती। तो कह रहे हैं कि 21 साल हम कर देंगे तो सभी लोग 21 साल के बाद शादी करेंगे, तो उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि सोचिए, 27% अभी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब 100 में से 27 महिलाएं ऐसी हैं जो कि 18 साल से पहले शादी कर लेती हैं। अगर आप इस तरीके से कर देंगे 21 साल, तो 18 से 21 के बीच में बहुत सारी लड़कियों की शादी होती है, तो ये जो नंबर है ये तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। आप इसको कम ना करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, एज को बढ़ा दे रहे हैं, तो ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज कर जाएगा, और जो प्रेशर है, मानसिक प्रेशर, वो डेवलप होगा किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन हमें न्यूज़ पढ़नी है कि 18 से 21 साल महिलाओं की एज शादी के लिए करने का अमेंडमेंट करने की सरकार सोच रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर 100%, मतलब अभी तो सिर्फ बिल पेश किया गया है, जब ये अमेंड हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, जब प्रेसिडेंट साहब इसमें साइन कर देंगे, तो उसके बाद जब ये होगा तो हम बताएंगे आपको। अभी लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हम ऐसा विचार कर रहे हैं, थोड़ा और देखा जाएगा, उसके बाद इसको कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये न्यूज़ आई है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 7th एडिशन, 7वीं बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को पणजी में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मतलब 7वां संस्करण है जिसको, जो कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, जो कि गोवा की राजधानी पणजी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहली बार कब कराया गया, तो पहली बार 2015 में कराया गया। आईआईटी दिल्ली, मतलब दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था पहली बार वाला। लेकिन 7वीं बार वाला कहाँ कराया जा रहा है, पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसको लॉन्च किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस और टेक्नोलॉजी का इनको मिला हुआ है। इनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। अगर बात करें इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम की, तो थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द प्रॉस्परस इंडिया। ये इसकी थीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करें, फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब अब बनेगा मां उमिया धाम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में इसको बनाने की घोषणा की गई है। और इसका इनॉग्रेशन आप देख सकते हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा है। मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, ये हमें जानना नहीं है। इनॉग्रेशन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। गुजरात में मां उमिया धाम का डेवलपमेंट किया जाएगा, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और चीफ मिनिस्टर
भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया को दोबारा से रीइलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए। अब इसके बारे में आपको इसके हेडक्वार्टर वगैरह भी बताता हूं, लेकिन आपको बता दूं भारत को 2 साल के लिए इनॉग्रेट किया, मतलब इलेक्ट किया गया है 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, यहां पर बात की जाए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसको फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मतलब इसके फाउंडर है यूनाइटेड नेशन, और फाउंड किया गया था 1948 में। अब यहाँ पर जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखे हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एक बार आपकी नज़र से चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बात करें नीति आयोग ने 1000 अटल थिंकिंग लैब को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट करने की घोषणा की है, बनाने की घोषणा की है नीति आयोग ने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है किसको, ISA को। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसको बनाया कब गया था, 2015 में बनाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें भाषा संगम नाम की एक ऐप बनाई है जो कि 22 भाषाओं को, जो हमारे आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं को यहाँ पर सपोर्ट ये करेगी। मतलब अगर आपको पूछना है कि इसका मतलब कन्नड़ में क्या होता है तो बताइए, तो आपको बता देगी वो ये ऐप। तो आपको अगर नॉलेज लेनी है अलग अलग भाषाओं की, कि आपके नमस्ते को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें, नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस कॉलिशन को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल बसों को प्रमोट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट इसको अपनाएं और इसकी टेक्नोलॉजी को नीति आयोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बात करें, अर्थ स्टेशन दूरदर्शन केंद्र को इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अर्थ स्टेशन दूरदर्शन केंद्र का कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो गोरखपुर में इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश मिलकर मैत्री दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब सेलिब्रेट किया, 6 दिसंबर को। कब, 6 दिसंबर। आगे बात करते हैं, अब बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनली अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कुछ इंटरनेशनली अनाउंस हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चाइना स्पेस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो चाइना ने अभी सीजियान 605 को लॉन्च किया है। आप कहोगे ये तो पहले न्यूज़ आ चुकी है कि वो लॉन्च करेगा, अब लॉन्च कर दिया, ठीक है। लेकिन जिस इसे रॉकेट से लॉन्च किया गया है, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट, उसका ये 400वां मिशन है। तो 400वां मिशन की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजियान 605। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 506 करके दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा 605, सीजियान 605 इसका सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। और लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा इसको स्थापित किया गया। 400वां मिशन है इस रॉकेट का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनमी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दुबई पहली सिटी बन गया है दुनिया की जिसने 100% पेपरलेस अपने आप को घोषित कर दिया है। मतलब उनके जो इस समय पर क्राउन प्रिंस है, उन्होंने ये घोषणा की है। उनके प्रिंस का नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये इनका नाम है। यूएई के ये क्राउन प्रिंस है और इन्होंने अनाउंस किया है कि दुबई 100% पेपरलेस दुनिया की पहली सिटी है जो कि 100% पेपरलेस हो चुकी है। यूएई की बात करें तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यूएई की कैपिटल दुबई मान लेते हैं, लेकिन यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है और यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। यूएई की करेंसी दिरहम है और यूएई के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अच्छा ये बता दीजिए पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। बहुत सारे लड़कों ने कंफ्यूजन में लाहौर बोल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, आपको सही बताना है। पाकिस्तान की कैपिटल आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, आपको पता है तो आप टाइप कर दीजिए। अगली न्यूज़ भी यूएई से बनी है। क्या बनी है कि यूएई ने 4.5 डे वर्क वीक का जो सिस्टम है उसको इवॉल्व किया है। क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो यूएई ने कहा है कि हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो 4 दिन और
आधा दिन, मतलब 4.5 दिन 7 दिन में काम करेंगे, 2.5 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी। भारत में मोस्टली क्या होता है कि 7 दिन जो होते हैं वीक में, उसमें 5 दिन भारत में लोगों को काम करना पड़ता है और कुछ में 6 दिन भी काम करना पड़ता है, 1 दिन ऑफ मिलता है। लेकिन यूएई दुनिया का ऐसा पहली कंट्री बन गया है जो 4.5 दिन का वर्क सिस्टम लेकर आया है अपने यहाँ पर। ये जो सिस्टम है ये जनवरी से लागू होगा, जनवरी 2022 से। बात करें मंडे और थर्सडे तक तो काम करना पड़ेगा 7:30 से 3:30 बजे तक, और फ्राइडे को 7:30 से 12 बजे तक काम करना है, उसके बाद छुट्टी। ये यूएई का सिस्टम होगा, ठीक है। यूएई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अबू धाबी और दिरहम इसकी करेंसी ना। अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 4 देश हैं जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में अपने ऑफिसर्स ना भेजने की घोषणा कर दी है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने किसी भी एथलीट को नहीं रोका है, सिर्फ ये ऑफिशियल्स को नहीं भेजेंगे, मतलब जो इनके ऑफिस वाले पर्सन्स होंगे उनको नहीं भेजेंगे, मतलब बाइकआउट किया जा रहा है बीजिंग ओलंपिक को, ठीक है। अगर बात करें अगले, तो ओलफ स्कॉर्च जो कि जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, आपको नाम याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अदामा बारो जो कि सेकंड टाइम के लिए गाम्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं। गाम्बिया कौन सा देश है? अफ्रीका का एक कंट्री है, पूछा जा सकता है आपसे। स्वीडन की बात करें तो यहाँ की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी महिला, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। पहला जब भी दुनिया में या भारत में होता है तो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मागडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं। अब बात होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो करंट अफेयर बना है उसकी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहला है अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे यहाँ के खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया खेलो इंडिया का वुमेन हॉकी लीग। कहाँ पर? नई दिल्ली में, और स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो खेलो इंडिया का जो हॉकी लीग होने वाला है, वुमेन हॉकी लीग, वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। अनुराग ठाकुर ने इसको इनॉग्रेट किया है। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला है डेविड वार्नर और हेले मैथ्यूज, 2 पर्सन है। मेल में है डेविड वार्नर और फीमेल में है हेले मैथ्यूज। इन दोनों को आईसीसी ने नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। तो डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ओपनर हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं, और हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की प्लेयर है और ऑलराउंडर है। इनको नवंबर महीने के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं फिर कि आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है वो इसी साल से स्टार्ट किया है, मतलब जनवरी से स्टार्ट किया है और अभी तक देते हुए आ रहे हैं। पहला जो अवार्ड दिया था ऋषभ पंत को, जो भारत से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी मंथ का जो अवार्ड है वो ऋषभ पंत को मिला था, भारत से बिलोंग करते हैं। और सबमिल इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, इनको दिया गया था। उसके बाद पूरी लिस्ट है। भारत के प्लेयर स्टार्टिंग में काफ़ी दबदबा बनाए हुए थे, लेकिन मुझे पर्सनली पूरी लिस्ट में 2 या 3 नाम ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहले वाले हो गए, और दूसरे आप यहाँ देख सकते हैं संदीप लेमिचाने, जो कि नेपाल की टीम से बिलोंग करते हैं। और नेपाल की टीम इंटरनेशनली लेवल पर ज़्यादा फेमस भी नहीं है, मतलब ज़्यादा बेहतर टीम नहीं है, लेकिन उनका प्लेयर सितंबर महीने के लिए नेपाल का प्लेयर मेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का चुना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम याद रखिएगा। इसी मंथ में हैदर नाइट जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, इनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं कैटेगरी में दिया गया। और इस बार का आप देख लीजिए, नवंबर महीने का मिला है डेविड वार्नर को और हेले मैथ्यूज को। अक्टूबर का भी आप याद कर सकते हैं, आसिफ अली जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और लॉरा डिलेनी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। आपको सारे नाम तो आप याद कर भी नहीं सकते, बस आप से पहला और जो करंट में चल रहा है उसको आप याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर AIBA ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, मतलब जो इनकी एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म, इसको चेंज कर लिया है। क्या किया है? IBA कर लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके जो ओलंपिक पे मैचेस है ना वो बाद में हो। ओलंपिक पे मैचेस कैसे सेट किए जाते हैं? अल्फ़ाबेट तरीके से। तो आप इनकी देख सकते हैं एब्रीविएशन में A आ रहा है, A आता है पहले, तो इनके मैचेस होते हैं स्टार्टिंग में। ओलंपिक स्टार्ट होता है उसी टाइम पर इनके
मैचेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको नेग्लेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, IBA अपनी जो फुल फॉर्म है मतलब अब्रिविएशन है, इसको IBA कर लिया। इससे क्या होगा, जो ओलंपिक के मैचेस हैं इनको स्टार्टिंग में नहीं खेलने पड़ेंगे, बाद में खेलने पड़ेंगे। और ये जो सिस्टम है ये 2028 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए इन्होंने ये डेवलप किया है। जो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा वो कौन सा होगा, समर या विंटर? तो मैं आपको बता दूं वो समर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो अभी 2024 में समर होने वाला है 2024 में, वो कहाँ होगा, वो फ्रांस में होगा। 2020 में हुआ था, नहीं 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था, लेकिन उसको 2020 के टाइटल से ही खेला गया टोक्यो ओलंपिक, वो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसने अपना एब्रीविएशन चेंज करके क्या किया है, IBA, है ना, तो एब्रीविएशन सही कर लिया है बल्कि। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को फाउंड किया गया था 1946 में। आगे बात करें तो अगला है, इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। कहाँ पर जीते हैं, एशियन रोइंग चैंपियनशिप में, जो नाव वाले गेम होते हैं ना उसमें। तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप में इंडिया की टीम 6 मेडल जीत कर लाई है। 2 जीती है गोल्ड और 4 जीती है सिल्वर। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये जो मैच है ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया थाईलैंड में। थाईलैंड में इस एशियन रोइंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टप्पन जो कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। अबू धाबी की जो कारों की रेस होती है उसको मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। मैं आपको बता दूं टोटल रेस होती है साल की 27, 22 रेस इस साल ऑर्गेनाइज कराई गई, 5 रेस कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई, मतलब वो नहीं ऑर्गेनाइज कराई गई। 22 रेसों में से जो मैक्स वर्स्टप्पन है बहुत ज़्यादा रेस जीते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन और लुइस हैमिल्टन ये दोनों पर्सन मिलकर बहुत ज़्यादा रेस जीते हैं। तो ये वाली जो है अबू धाबी वाली ये 22वीं रेस है। तो मतलब अब इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा पूरे दिसंबर में। अब जनवरी में दोबारा से बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को स्टार्ट किया जाएगा। बहरेन पहला होता है ना, और लास्ट वाला अबू धाबी का जो ग्रैंड प्रिक्स है वो था। ठीक है, तो इसको मैक्स वर्स्टप्पन जीत गए हैं, नीदरलैंड के प्लेयर हैं और रेडबुल चलाते हैं। ठीक है, चलिए मैंने वैसे यहाँ पर लगा दिया है एक फ्रेम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स वर्स्टप्पन और लुइस हैमिल्टन कितनी ज़्यादा रेस जीते हैं। ये जीते हैं 10 और ये जीते हैं 8 रेस, साल की 8 रेस जीते हैं। पिछले साल तो मैक्स वर्स्टप्पन ने गदर ही ढा दिया था, माफ़ कीजिएगा लुइस हैमिल्टन बहुत ज़्यादा रेस जीते थे। तो लुइस हैमिल्टन इस साल लेकिन 8 रेस जीते हैं और मैक्स वर्स्टप्पन 10। अगर आप देखना चाहें तो एक बार इनको नज़र में डाल सकते हैं। अबू धाबी, ऑस्ट्रियन, बेल्जियम, डच, एमिलिया, फ्रेंच, मैक्सिको, मोनाको, 9th स्टाइरियन और यूनाइटेड स्टेट की जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन। लुइस हैमिल्टन की अगर आप बात करें तो ये ब्रिटेन के प्लेयर हैं और मर्सिडीज चलाते हैं, और ये जीते हैं बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, कतर, रशियन ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने के साथ ही जीत चुके थे 100वीं रेस। 100 रेस जीतने के लिए इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। साओ पॉलो ग्रैंड प्रिक्स जिसको ब्राज़ील की ग्रैंड प्रिक्स भी कहते हैं, सऊदी अरेबियन और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये जीते हैं टोटल 8 रेस। एक जो रेस जीते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। एस्टेबन ओकन जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, रिनॉल्ट चलाते हैं। ये एस्टेबन ओकन जीते कौन सी है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। और वाल्टेरी वोटास भी एक रेस जीते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं। सर्जियो पेरेज की बात की जाए तो मैक्सिको के प्लेयर हैं और रेडबुल चलाते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं। और एक है डेनियल रिचार्डो जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं और मैकलारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 6 नाम याद रखने हैं, इन्होंने ही रेसें जीती हैं। आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के प्लेयर है मैग्नस कार्लसन जिन्होंने चेस की जो वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है, उसको जीत चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मैग्नस कार्लसन इसको जीते हैं, नॉर्वे के प्लेयर हैं।
अब बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसको फाउंड किया गया था 1924 में पेरिस फ्रांस में, और प्रेसिडेंट है इसके अरकादी दोरकोविच। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं इस मंथ में जो भी करंट अफेयर स्पोर्ट्स से बना है और जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नीचे से पढ़े तो अजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और ये दुनिया के तीसरे बॉलर बने हैं जिन्होंने पूरी एक इनिंग में पूरे प्लेयरों की विकेट ली है। तो 10 विकेट लेने वाले पर्सन बन गए हैं एक इनिंग के, तीसरे बॉलर बने हैं। अनिल कुंबले भारत से बिलोंग करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। अगर बात करें अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है जो कि भारत के भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर बात करें BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विक्टर एक्सेल्सन और ताई सू जिंग को प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से चुना है, और रशिया ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप को जीत लिया है। इंडिया की शटलर है PV सिंधु जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है? तो वर्ल्ड टूर हुआ था, उसकी फाइनल तक पहुंची लेकिन वहां से हारकर सिल्वर मेडल ये जीत चुकी है। मणिपुर की टीम ने सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है, और ये जो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज कराई गई केरला में। आगे बात करें, इंडिया ने 41 मेडल जीते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स में। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराए गए? बहरेन में ऑर्गेनाइज कराए गए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला है, अब यहाँ पर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब रैंकिंग से रिलेटेड में YouGov नाम की एक कंपनी है जिसने PM मोदी को 8वें मोस्ट एडमायर मैन 2021 के रूप में चुना है, और 20 मैन और 20 वुमेन जो कि 2021 के एडमायर मैन और एडमायर वुमेन की कैटेगरी बनाई गई, जिसमें से 5 भारतीय मेल हैं और 3 महिलाएं हैं। अब कौन कौन है मैं इनके आपको नाम बताता हूं। देखिए, पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं में पहली पोजीशन पर है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा तो आपको पता है कि पूर्व जो पहले प्रेसिडेंट थे USA के, उनकी पत्नी है। ठीक है, और 10वें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा है। भारत से ही बिलोंग करती हैं ये, लेकिन इस समय पर US में ही रह रही हैं। 13 नंबर पे ऐश्वर्या राय बच्चन है। 14 नंबर पर सुधा मूर्ति हैं। ये 3 पर्सन भारत से बिलोंग करती हैं जो कि वुमेन कैटेगरी में टॉप 20 YouGov की एडमायर वुमेन की कैटेगरी में शामिल की गई। ठीक है, यहाँ पर मेल की बात कर ली जाए, 8वें पर तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन पहले वाले पोजीशन पे भी जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले पर है बराक ओबामा, ये पूर्व प्रेसिडेंट है USA के। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी 4 पर्सन, मतलब टोटल मैंने आपको बताया 5 पर्सन, 5 मैन को एडमायर कैटेगरी में शामिल किया गया टॉप 20 की लिस्ट में। तो पहले तो हो गए हमारे 8वें नंबर पर नरेंद्र मोदी जी, 12वें नंबर पर है सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पर बात करें शाहरुख खान की तो 14th पोजीशन पर है, और 15वें पोजीशन पर अमिताभ बच्चन, 18वें पोजीशन पर विराट कोहली। तो भारत के 5 मैन हैं जिनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया, और 3 वुमेन हैं। ठीक है, 5 और 3 की कैटेगरी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक निकाली है, सरकार की योजना है। इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको बेनिफिट दिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। दूसरी पोजीशन पर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कोई और प्लेस हो, नहीं, उत्तर प्रदेश है। दूसरे पोजीशन पर कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई, और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगली कैटेगरी है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स मतलब हेल्थ की जो कंडीशन है देश में वो कैसी है। तो सबसे बढ़िया कंडीशन है US की जो कि टॉप कर गया इस लिस्ट को, और भारत की रैंकिंग है 66, और सबसे लास्ट पोजीशन पर है 195 पोजीशन पर सोमालिया। याद रखना है आपको, ये सारी रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जो कि टॉप पोजीशन पर है रजिस्टर कराने में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को।
तो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इस समय काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले क्या था, 18% जीएसटी लगता था कारों में, लेकिन कारों मतलब व्हीकल्स में, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको सरकार प्रमोट कर रही है। तो 5% जो इसका टैक्स है, जो आपको टैक्स भरना है, वो अब सस्ता हो गया, मतलब टैक्स कम करने की वजह से सस्ता हो गया है। तो उत्तर प्रदेश ने काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर किए हैं और इसकी इंफॉर्मेशन दी है नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के। इन्होंने कहा है 2,55,700 इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि टॉप पर है। दूसरे पर दिल्ली है, तीसरे पर कर्नाटका है, चौथे पर बिहार, पांचवें पर महाराष्ट्र है। ये कैटेगरी इन्होंने बताई है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं सरकार की सब्सिडी देने के बाद। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश टॉप कर गया है, तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट स्टेट आपके लिए है। ठीक है, आगे बात करें। अब रिपोर्ट्स को सारे हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया था। बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, भारत की रैंक है 56। याद रखना है, भारत की रैंक टैलेंट में कितनी है, 56। हर पर्सन अपने टैलेंट में काम कितना करता है, 5 दिन करेगा या 6 दिन? 7 दिन नहीं करता ना, 7 दिन सोचता है 1 दिन तो आराम कर लूँ कम से कम। ठीक है, तो 5 या 6। आगे बात करें इंडिया स्किल रिपोर्ट। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 की जो निकाली गई है, उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। और मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के पर्सन अगर जाते हैं तो उनकी स्किल बेहतर होती है बाकी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। उनको मतलब आसानी से जॉब दी जा सकती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट पर्सन। ठीक है, आगे बात करें फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 में निर्मला सीतारमण जी को भारत की सबसे पावरफुल महिला के रूप में नामित किया गया है। और दूसरे पोजीशन पर नीता अंबानी है, जो कि मुकेश अंबानी जी की पत्नी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। पहले पोजीशन पर है यूएस, दूसरे पोजीशन पर है चाइना, तीसरे पर है जापान और चौथे पर है भारत, पांचवें पर है रशिया। तो आपको सारी रैंकिंग याद रखनी है। आगे बात करें निर्मला सीतारमण, जो कि फोर्ब्स ने 2021 की वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में निकाला, तो उसमें निर्मला सीतारमण 37th पोजीशन पर है। भारत की केवल 4 महिलाओं को इन टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में जगह मिली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली पोजीशन पर कौन था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो अमेजन की जो पूर्व पत्नी थी, पूर्व वाइफ थी, मतलब फॉर्मर वाइफ थी, उनका नाम है मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, मैकेंजी स्कॉट, जो कि अमीर महिलाओं की कैटेगरी में भी आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब बात करेंगे बुक और ऑथर की। तो जितनी बुकें इस महीने में रिलीज हुई हैं, मतलब जिन्होंने लॉन्च की है, उसके बारे में और उनके राइटर के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो बात करें योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बुक लिखी गई। सिर्फ आप इतनी बात याद रखें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बुक लिखी गई। क्या, किसने लिखी? शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखी? शांतनु गुप्ता ने। आप याद कर लेंगे, लेकिन बुक का नाम मैं आपको पूरा बता देता हूं। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, जिसको शांतनु गुप्ता ने लिखा है। ठीक है, इस बुक को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी उत्तर प्रदेश में ही है। आगे बात करें तो अगली वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिलीज की है, जो कि गांधी टोपी गवर्नर, ये बुक है। और बुक को लिखा है डॉक्टर यरलंगदा लक्ष्मी प्रसाद ने। पूछा जा सकता है, क्योंकि लॉन्च जिसने की है, जिस पर्सन ने रिलीज की है, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो भारत के 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिस पर्सन के ऊपर लिखी गई वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगली बुक है रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ माइटी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात यहां पर की जा रही है। उसके ऊपर रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ माइटी एक बुक लिखी, जो कि एस ओबरॉय ने लिखी है। आगे बात करें, राज कपूर जी के ऊपर एक बुक लिखी गई। फेमस पर्सनैलिटी है बॉलीवुड में, आपको पता होगा, पीछे जब पुराना सिनेमा था उसमें बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है ये। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई, राहुल रायवाल ने लिखी है, जो बुक है द मास्टर एट वर्क। ठीक है, आगे बात करें तो शशि थरूर, आपको पता होगा, बहुत फेमस राइटर है, एक से एक वर्ड अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो इनकी बुक हमेशा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो बुक है प्राइड
प्रिजुडिस और पुंडिट्री। ये बुक पूछी जा सकती है आपसे, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें तो अगली है मृदुला रमेश। मृदुला रमेश के द्वारा लिखी गई है वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। इस बुक को लिखा है मृदुला रमेश ने, पूछी जा सकती है बुक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। बालाकृष्ण माथुर की बुक है जो कि ऑटोबायोग्राफी है, एट होम इन द यूनिवर्स। इस बुक को लिखा है, आपको याद रखना है। प्रभात कुमार की बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स, और नरोत्तम शेखसारिया के द्वारा एक बुक लिखी गई द अंबुजा स्टोरी। आगे बात करें डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा बुक लिखी गई डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जो कि वेंकैया नायडू जी ने रिलीज की है। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।